फिल्म की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक अमेरिकन लड़के को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए बैंकॉक आया है। रिचर्ड का मानना है कि छुट्टियों में लोग वही काम करते हैं जो घर पे करते हैं, जैसे टीवी देखना, खाना खाना और सो जाना। शावर लेने के बाद जब वो अपने कमरे में जा रहा था तो उससे कमरा खुल नहीं रहा था। तभी यहाँ पर एक फ्रेंच लड़की आती है जिसका नाम है नैन्सी। ये कमरे का दरवाजा खोल देती है और रिचर्ड इससे अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन पीछे से नैन्सी का बॉयफ्रेंड आता है जो नैन्सी को अपने साथ ले जाता है। रिचर्ड जब सो रहा था तो ऊपर विंडो में से एक आदमी अपनी गर्दन निकालता है और रिचर्ड से सिगरेट मांगता है। रिचर्ड कहता है सिगरेट मेरे पास नहीं है। वो कहता है मेरे पास है और वो रिचर्ड के पास आ जाता है। वो रिचर्ड को बताता है कि यहाँ पर एक आइलैंड है जहाँ पर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक खूबसूरत बीच है जिसका पानी नीला है और वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उस बीच के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ सालों पहले वहाँ पे कुछ लोग गए थे जिनमें मैं भी शामिल था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और वो लोग आज भी वहीं पर है। और ये महागाथा सुनने के बाद रिचर्ड को घंटा यकीन नहीं होता। अगले दिन जब रिचर्ड अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसके कमरे के बाहर एक लेटर है और जब उसे खोलता है तो उसमें थाईलैंड के बीच का नक्शा था। रिचर्ड समझ जाता है कि जो आदमी उसे बीच के बारे में बता रहा था ये पक्का उसी ने रखा है। रिचर्ड जब उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद रिचर्ड को पुलिस के पास जाना पड़ता है गवाही देने के लिए। वापिस आने के बाद रिचर्ड नैन्सी और एटियन जो कि फ्रेंच कपल थे उनके पास आता है और उन्हें वो नक्शा दिखाता है और कहता है कि इस कमरे में तुम्हें कोई एडवेंचर नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें एडवेंचर चाहिए तो मेरे साथ चलो। नक्शा देखकर ये दोनों रिचर्ड के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लगातार 24 घंटे सफर करने के बाद ये एक बीच पे पहुंच जाते हैं। अब अगला सफर इनको एक बोट से टापू तक करना है जहाँ पर वो बीच है। रिचर्ड जब अपने कॉटेज में जाता है तो उसकी चाबी खो जाती है। इसके बगल वाले कॉटेज के बाहर दो लड़के बैठे थे। वो रिचर्ड को अपने पास बुला लेते हैं और उसे बताते हैं यहाँ की एक फेमस कहानी। कहा जाता है कि थाईलैंड में एक ऐसा बीच है जो जन्नत की तरह खूबसूरत है। वहाँ का पानी नीला है और रेत सुनहरी। अगर हमें वहाँ का रास्ता पता होता तो हम वहाँ पर जरूर जाते और किसी को भी वो रास्ता नहीं बताते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस खूबसूरत जगह पे लोगों की भीड़ लग जाए। रिचर्ड समझ जाता है कि ये लोग उसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये तीनों जा रहे हैं। अगली सुबह रिचर्ड के पास जो नक्शा होता है वो उसकी कॉपी बनाता है और उन दोनों लड़कों के दरवाजे के नीचे छोड़कर चला जाता है। अब रिचर्ड, नैन्सी और एटियन एक टापू पर पहुँच जाते हैं, मगर ये वो टापू नहीं है जहाँ पे इनको जाना है, क्योंकि उस टापू तक कोई भी बोट वाला नहीं जाना चाहता। और ये फैसला करते हैं कि ये तैरकर उस टापू तक जाएंगे जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था। ये तैरकर काफी मशक्कत के बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर भांग की बहुत बड़ी खेती है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन नशीले पौधों को बेचकर ये बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तभी रिचर्ड देखता है कि पेड़ पे एक बंदर है और जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पे एक आदमी सो रहा था और उसके पास एक बंदूक थी। बंदर जब रिचर्ड को देखता है तो वो अपने मालिक को जगा देता है, मगर तब तक रिचर्ड नैन्सी और एटियन के पास पहुंच चुका था। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जिनके पास हथियार थे। दरअसल ये सब के सब यहाँ पर नशीले पौधों की खेती करते हैं जो कि इल्लीगल है। ये तीनों जमीन से घिसटते आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद इनका रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा झरना था जिससे नीचे कूदने का मतलब था मौत। क्योंकि इतने ऊपर से कूदने पर अगर पानी के नीचे गहराई नहीं हुई तो जमीन से टकराने पर इनकी मौत भी हो सकती है। रिचर्ड और एटियन लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी नैन्सी इन दोनों के बीच में से नीचे कूद जाती है और इसके बाद ये दोनों भी कूद जाते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पर एक आदमी आता है जो इन्हें देखकर ताली बजाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से कूदने में बहुत वक्त लगा था। ये आदमी इन्हें एक बस्ती में ले जाता है जो यात्रियों ने बसाई थी। ये यात्री यहाँ पे घूमने आए थे और यहीं पे बस गए। ये बहुत खूबसूरत जगह थी जहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना किसी के पास मोबाइल, ना ही कोई इंटरनेट, ना ही कोई ऑफिस जाता है, ना ही कोई काम करता है। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए लोग काम करते हैं। इन सब की लीडर थी सेल। इन तीनों को सेल के पास ले जाया जाता है। सेल इनसे पूछती है कि तुम्हें ये मैप किसने दिया। रिचर्ड कहता है कि मेरे पास वाले रूम में एक आदमी था, उसने दिया। उसका नाम डेफी था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया। सेल इन्हें बताती है कि उसी ने इस जगह की खोज की थी, मगर वो बाद में डिप्रेस रहने लगा। सेल इनसे पूछती है क्या तुमने इस जगह के बारे में किसी को बताया है। ये तीनों मना कर देते हैं कि हमने किसी को भी नहीं बताया, जबकि रिचर्ड ने इस मैप की कॉपी उन लड़कों की रूम के बाहर रखी थी। सेल रिचर्ड से मैप लेकर जला देती है और कहती है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी बाहर की दुनिया से यहाँ पर आए। अगले दिन ये तीनों उस बीच पर जाते हैं जो कि चारों तरफ चट्टानों से घिरा हुआ था। यहाँ पर पानी शीशे की तरह साफ था। रिचर्ड इस जगह को देखकर स्तब्ध रह जाता है और वो बड़ी हैरानी से इधर उधर देखने लगता है।
क्योंकि उसने धरती पर इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। अब यहाँ पर इनके दिन बीतना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर ये अलग अलग गेम्स खेलते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ पर हर तरह की आजादी होती है, कोई रूल्स नहीं होते। जब इनको शहर से कुछ चाहिए होता है तो यहाँ से ये मेरुआना, जो कि एक नशीला पदार्थ है, इसकी खेती ये खुद करते हैं और इसे शहर में बेचकर अपनी जरूरत की चीजें ले आते हैं। फिर रिचर्ड नैन्सी को बहुत पसंद करता है और वो इनडायरेक्टली नैन्सी को कहता भी है, लेकिन वो जानता है कि नैन्सी और एटियन कपल है। एक रात नैन्सी उसे बीच पर चलने के लिए कहती है और उसे कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। जहाँ पर ये दोनों फिजिकली भी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और इन सब का एटियन को पता चल जाता है और वो नैन्सी से ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप के बाद रिचर्ड और नैन्सी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन यहाँ पे बारिश हो रही थी और बारिश में मछली पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी समंदर में नहीं जाना चाहता, मगर रिचर्ड समंदर में जाता है और मछली पकड़ता है। कुछ ही देर में वो देखता है कि बाहर सभी लोग उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जब वो पीछे देखता है तो एक बड़ी शार्क उसके पीछे पड़ी थी। रिचर्ड को लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वो रोने लगता है, पर उसे एहसास होता है कि ऐसे ही हार मान लेने से कुछ नहीं होगा, उसे आखिरी सांस तक लड़ना होगा। उसके बाद जो चाकू होता है उससे वो शार्क पर हमला करता है और शार्क को मार देता है और इस बहादुरी पर सभी लोग रिचर्ड की बहुत तारीफ करते हैं। अब इनके बाद जो चावल बचा हुआ था वो सारा का सारा सड़ जाता है, इसलिए सेल, जो कि यहाँ की लीडर है, वो रिचर्ड से कहती है तुम मेरे साथ चलो ताकि हम जरूरत का सामान ला सके। सभी लोग रिचर्ड को अपना अपना सामान लिखवा देते हैं। रिचर्ड सेल के साथ शहर चला जाता है, जहाँ पर उसे एहसास होता है कि वो किस जन्नत से यहाँ पर आ गया है। शहर में चारों तरफ शोर है, नशा है, लड़ाई झगड़ा है, इसलिए वो जल्दी से आइलैंड पे पहुँचना चाहता है। अब रिचर्ड और सेल जब बाहर में होते हैं तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं जिनको रिचर्ड ने मैप दिया था। वो रिचर्ड से कहते हैं कि तुमने हमें उस जन्नत का मैप दिया, हम बहुत ही जल्द उस जगह पे जाने वाले हैं भाई। रिचर्ड कहता है वो सिर्फ एक मजाक था, वहाँ पर ऐसा कोई आइलैंड नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है। मगर ये इसकी बातों पे बिलीव नहीं करते। सेल को भी पता लग चुका है कि रिचर्ड ने उस जगह के बारे में किसी और को भी बताया है। वो रिचर्ड से एक सौदा करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे राज को राज रखूंगी, बदले में तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। और रिचर्ड उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह सारा सामान लेकर ये आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। एक दिन शार्क इनके दो लोगों पे हमला करती है जो कि मछली पकड़ रहे थे। एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है तो दूसरा मारा जाता है। जो जख्मी होता है उसकी ऐसी हालत नहीं होती कि वो शहर तक जा सके और सेल डॉक्टर को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस जगह का किसी को पता चले। वो आदमी लगातार 2 दिनों तक दर्द से चिल्लाता रहता है और उसके चिल्लाने पर यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का मनोबल टूट जाता है, इसलिए फैसला करते हैं कि वो इसे जंगल के बीचों बीच छोड़ देंगे। हालांकि एटियन उन्हें ऐसा करने से रोकता है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है और एटियन उसके पास ही ठहरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात रिचर्ड जब सो रहा था तो सेल उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो दूरबीन से एक पास के आइलैंड पर कुछ लोगों को दिखाती है। ये वही लोग थे जो रिचर्ड को बार में मिले थे, जिन्हें रिचर्ड ने नक्शा दिया था। सेल रिचर्ड को वही रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि जब तक ये लोग चले ना जाए तुम यहीं रहोगे और उन्हें किसी तरह वापस भेजोगे और नक्शा भी उनसे ले लोगे ताकि वो किसी और के हाथ में ना जाए। उसी रात नैन्सी रिचर्ड के पास आती है और उसे थप्पड़ मारती है, क्योंकि सेल ने उन लोगों के बारे में और शहर में इनके साथ जो हुआ था वो इन सब के बारे में सबको बता देती है। और यहाँ पर नैन्सी और रिचर्ड का ब्रेकअप हो जाता है। रिचर्ड यहाँ पर फंस चुका है और वो वापस आइलैंड पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे उन लोगों का इंतजार करना है और जब वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें वापस भेजना है उनसे नक्शा छीन कर। रिचर्ड भूखा प्यासा वहाँ पर इंतजार करता है और धीरे धीरे उसे हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाता है। उसे भ्रम होने लगता है, उसे अलग अलग चीजें दिखती है, यानी रिचर्ड की दिमागी हालत बिगड़ने लगती है। वही हम उन लोगों को देखते हैं जो उस टापू पर आने की कोशिश करते हैं। आगे ने वही भांग की खेती दिखती है जिसे देखकर ये भी खुश हो जाते हैं, लेकिन इनके सामने वो किसान आ जाते हैं जिन्होंने ये खेती की थी और वो इन चारों को मार देते हैं। रिचर्ड ये सब देख लेता है और इससे पहले कि रिचर्ड यहाँ से निकल पाता, उन्हीं किसानों में से एक किसान रिचर्ड को देख लेता है और वो इसका पीछा करता है, लेकिन उसका पैर जानवर पकड़ने के ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। रिचर्ड झरने से कूदकर आइलैंड पर आ जाता है जहाँ पर सभी लोग नाच गा रहे थे। रिचर्ड इनके सामने नहीं आता, वो सीधा नैन्सी और एटियन के पास जाता है। एटियन अभी भी उस आदमी के पास था जिसका पैर शार्क ने जख्मी कर दिया था और वो आदमी अब मरने वाला था। रिचर्ड इनको कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हमारी वजह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आज 4 लोग आए थे जिन्हें यहाँ के किसानों ने मार दिया। नैन्सी और एटियन यहाँ से निकल जाते हैं और रिचर्ड उस आदमी के पास ही रुकता है जो कि तड़प रहा है। रिचर्ड ना चाहते हुए भी उसका मुंह दबाकर उसे मार देता है, क्योंकि और कोई इलाज ही नहीं है और वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। रिचर्ड यहाँ से निकलने वाला था तभी इस पर कोई हमला करता है। जब इसकी आंखें खुलती है तो ये देखता है कि वो आइलैंड के लोग के बीच में है, जहाँ पर
किसानों का वो लीडर भी है जिसने 4 लोग को मारा था। वो सेल से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर और लोग नहीं आने चाहिए, लेकिन बावजूद उसके आ रहे हैं और अब तुम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। सेल कहती है नहीं, ये हमारी जगह है और ऐसे हम नहीं जाएंगे। सेल कहती है ये गलती रिचर्ड की है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आए थे। ये सुनकर वो किसान अपनी गन में गोली डालकर सेल को देता है और कहता है कि अब तुम्हें इसको मारना होगा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम यहाँ पे रह सकते हो। ये एक तरह का किस्मत का खेल था क्योंकि गन में सिर्फ एक ही गोली है, अगर वो बच गया तो बच गया। सेल ट्रिगर दबा देती है लेकिन किस्मत अच्छी थी, रिचर्ड बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उनका सेल से विश्वास उड़ जाता है और वो इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। 1 साल बीत जाता है और रिचर्ड फिर से अपने पुराने दिनों में खो जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन उसी आइलैंड पे बिताए थे। रिचर्ड के पास नैन्सी का मेल आता है जिसमें नैन्सी ने उसे उस बीच की एक फोटो मेल की थी जिसमें वो सभी लोग थे जो बीच पे रहा करते थे। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि जो इंटरनेट और भाग दौड़ वाली जिंदगी हम जी रहे हैं असल में वो जिंदगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक होड़ लगी है आगे निकलने की। असल जिंदगी नेचर में है, प्रकृति के साथ जुड़े रहने में।